हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, जो हमारा लेसन चल रहा है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और इसके बारे में कल हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि एनिमल्स में सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल्स और सेल्स के मिलने से बने टिश्यूज। ठीक है, अब टिश्यूज भी एनिमल्स में कौन कौन से टाइप के हैं, 4 टाइप के होते हैं, उसके बारे में भी हम कल बात कर चुके थे। तो आज जो हम लेने वाले हैं उसमें पहले तो ये कि टिश्यू जो है उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये रह गया था कल बताना। तो फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी यानी कि एनिमल टिश्यूज के बारे में जो सबसे पहली बार जो वर्ड दिया था यानी कि उनके बारे में बताया वो बेकेट नाम के व्यक्ति ने बताया। ठीक है, तो फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बेकेट। ठीक है, अच्छा ये कल की बात रह गई थी तो आज मैंने इसको बता दिया। अब हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज के टाइप्स पर। तो एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और न्यूरल टिश्यूज, तो ये हम कल बात कर चुके थे। अब आज हम बात कर रहे हैं पहले वाला टाइप एपिथेलियल टिश्यूज पर। तो एपिथेलियल टिश्यूज ये हमारा आज का टॉपिक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज, ये जो वर्ड है एपिथेलियल, ये कहां से निकल के आया? ये ग्रीक लैंग्वेज के एपिथेलिक नाम के वर्ड से निकल के आया। एपी माने अपॉन, थेली माने निपल। ठीक है, अच्छा तो ये वर्ड यहां से निकल के आया है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज और एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू बोलो एपिथेलियम बोलो एक ही बात, कवर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेसेस ऑफ द एनिमल बॉडी, यानी कि बाहरी भी और अंदरूनी भी सरफेसेस को कवर करता है एपिथेलियम टिश्यूज। जैसे कि ये एपिथेलियम और अंदर ये भी एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा तो इसके अलावा जो ऑर्गन्स है बॉडी, जो अंदर के पार्ट्स है जो हमें बाहर से दिखते नहीं है, तो उनके भी बाहरी रूप की जो कवर होगी, जैसे पाइप भी जा रहा है, ओसोफेगस जा रहा है, तो ओसोफेगस की जो बाहरी, जो अगर हम उसको ओसोफेगस को निकाल के बाहर रख दें तो जो उसकी बाहरी लेयर होगी वो सारी किसकी बनी होगी? एपिथेलियम की। बट अब क्योंकि पाइप तो कैसा होता है? होलो होता है। ठीक है, तो अंदर से भी खाली है पाइप, तो जो उसकी इंटरनल जो उसकी वो होगी लेयर होगी सेल्स की, वो भी किसकी होगी? एपिथेलियम की होगी। अच्छा जी, उसके बाद है आपका द एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or the outside environment, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं इन पे इनका फ्री सरफेस है, या तो ये एनवायरनमेंट को फेस करेंगे या फिर ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेंगे। ठीक है, यानी कि इनके कांटेक्ट में है तो एनवायरनमेंट ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, मगर अब जो अंदर की बात कर रहे हैं, अगर हम अंदर के टिश्यूज ले रहे हैं वो भी एक तरीके से बाहरी ही है। मतलब आप कहने के लिए तो आपके दिखते तो आपको नहीं है, आप ये कहोगे कि भाई हमें दिख नहीं रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर डाइसेक्शन काटा जाए तो काटने के बाद जो पहली लेयर दिखेगी आपको काटने के बाद वो सारी भी एपिथेलियल की ही होगी। तो बोल रहे हैं कि 2 तरह के कांटेक्ट में रह सकता है, तो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में और दूसरा फ्लूइड के, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में। और प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पर कवरिंग और लाइनिंग करने का काम करता है। ठीक है, ये एपिथेलियल का फंक्शन भी बता दिया, जनरल फंक्शन बता दिया। तो क्या पढ़ा हमने एपिथेलियल के बारे में कि कवरिंग टिश्यूज है। ठीक है, अच्छा और इनमें फ्री सरफेस होता है, या तो इनका सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा या इनका सरफेस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा। और इसके अलावा ये कवर और लाइनिंग करने का काम करते हैं बॉडी पार्ट्स को। अब हम चलते हैं एपिथेलियल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब यहां पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एपिथेलियल टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है, तो देखिए द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड
जो सेल्स होंगे इसके वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, टाइटली अरेंज होंगे, ठीक है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इंटरसेल्यूलर स्पेसिस आर नैरो 20 to 30 nm वाइड। अब इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है जो सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है ये इनके बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये हुआ इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है? क्या है इनका इंटरसेल्यूलर स्पेस? बहुत ज्यादा कम है, नैरो है, नैरो तंग है बहुत ज्यादा। और कितनी रेंज हो सकती है? 20 to 30 nm, nm माने नैनोमीटर, ये इसकी रेंज हो सकती है, इतना स्पेस हो सकता है इनके बीच, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था? सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया इंटरसेल्यूलर स्पेसिस आर नैरो 20 to 30 nm वाइड, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, adjacent cells are held together by intercellular junctions। इसका मतलब यह हुआ कि जो adjacent cells है, adjacent cells किसे बोलते हैं? एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो adjacent cells कैसे हैं? intercellular junctions के साथ अटैच्ड है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इधर भी सेल आ रहा होगा, यहां पे भी सेल आ रहा है, इधर भी सेल आ रहा है, ठीक है। और ये एक जंक्शन टाइप बना रहे हैं, यानी कि इधर से भी रास्ता, उधर से भी रास्ता, कई सारे सेल्स एक साथ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, द एपिथेलियल टिश्यू लाइज ऑन ए थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। यानी कि जो टिश्यूज होंगे ये लाई करेंगे किस पर? थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करने वाले, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू। जो ब्लड वेसल्स होंगी वो यहां प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। यानी कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। एपिथेलियल टिश्यूज पर जो भी आपकी ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट नहीं है। आप हल्का सा इसको हल्का सा करके भी देखो लो, चाहे आप छील के देखो, काट करके खून नहीं निकलता। कई बार आपने देखा होगा हल्की से रगड़ लग जाती है दीवार पे, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्लड नहीं आता, ठीक है। तो क्या है, हल्का सा आपको लगता है, महसूस होता है कि हमारे हल्के से जो सेल्स हैं वो टूट गए हैं और हमारे कवर वो हो गया, कवरिंग हट गई है, बट ब्लड नहीं आता। ब्लड कब आएगा? क्योंकि इसके नीचे ब्लड वेसल्स होती है, आप थोड़ा सा और कट कर दो, ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है। उसके बाद आगे है, मटीरियल्स आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक। अब इनमें तो कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है, मगर इनके नीचे तो है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में तो क्या है, सेल्स की लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर्स है, ठीक है। तो अब इनके जो निचले ही जो सेल्स आने वाले हैं वो कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है? आपका ब्लड सेल्स आ रहे हैं, वो कौन लेके आ रहा है? वेसल्स लेके आ रही है। तो जो वेसल्स इनके कांटेक्ट में आएंगी वो मटेरियल को ट्रांसफर कैसे करेंगे? वो कैसे ट्रांसफर करेंगे? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्लियर, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके आगे और एक और कैरेक्टरिस्टिक है, नर्व एंडिंग्स में पेनिट्रेट द एपिथेलियल टिश्यू। नर्व एंडिंग्स में पेनिट्रेट द एपिथेलियल टिश्यूज, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। नर्व एंडिंग कहां होता है? नर्व एंडिंग होता है न्यूरॉन्स के पास, ठीक है। अच्छा, तो उनमें उनका जो लास्ट न्यूरॉन का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो जो लास्ट उनका जो पोर्शन है वो नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पर क्या है
कि वो पेनिट्रेट कर देंगी एपिथेलियल टिश्यूज को। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है, ये 6 अप्रोक्सीमेट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात करी अभी। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि एपिथेलियल टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जंक्शंस between epithelial cells ठीक है। अब क्या है जंक्शंस, आइए देखिए बात करते हैं। The common intercellular junctions may include, कौन कौन से जंक्शन हो सकते हैं? टाइट जंक्शंस, adhering junctions, desmosums junctions और गैप जंक्शंस। मैं लिख देता हूं, कौन कौन से जंक्शंस हो सकते हैं? टाइट जंक्शंस, और उसके बाद है अडहेरिंग जंक्शंस, ठीक। नेक्स्ट है फिर desmosums junctions, और लास्ट है गैप जंक्शंस। ठीक है, तो ये बात करते हैं जंक्शंस क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका आपको कि इनकी पोजीशन कहां रहेगी, आउटर सरफेस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, यानी कि जो भी बॉडी के आउटर सरफेस होंगे वहां पर ऑर्गन्स के आउटर सरफेस पर ये मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जो है आपका जो इनका स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, इनका जो अरेंजमेंट है वो 1 और मोर लेयर्स का होता है। या तो एक लेयर वाले होंगे, एक ही लेयर, या फिर एक से ज्यादा लेयर वाले भी हो सकते हैं। तो ये इनका अरेंजमेंट भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जंक्शंस की। तो पहले टाइट जंक्शंस है। अच्छा जी, अब क्या है ये, देखिए टाइट जंक्शंस की बात करते हैं। पहले वाले जंक्शन को ले रहे हैं। पहला जंक्शन क्या है, ठीक है, सेल्स के बीच में क्या रहने वाला है। तो देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एपिकल रीजन of the adjacent epithelial cells, the plasma membrane in the apical region of the adjacent epithelial cells become tightly packed together। यानी कि सेल्स के बीच में, अब सेल के आउटर कवरिंग क्या है, मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल्स हैं आपस में, उन सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होने वाली है, टाइटली पैक्ड होगी। तो टाइटली पैक्ड टुगेदर, ठीक है। अच्छा जी, दीज जंक्शंस, ये जो जंक्शंस है, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे, रोक देंगे लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि सब्सटेंसेस के लीकेज को रोकते हैं।
अच्छा, इनका जो अनदर नेम है वो भी लिख देता हूं, टाइट जंक्शन का दूसरा नाम यहां पे और करके ऑक्लूडिंग, ये इनका अनदर नेम है। ठीक है, तो ये वाले वो जंक्शन है, इनके नाम से क्लियर हो रहा था कि टाइट जंक्शन है, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या रहने वाली है, बहुत ज्यादा क्लोज रहने वाली है, टाइट रहने वाली है, लीकेज सब्सटेंसेस के लीकेज को रोकती है, प्रिवेंट करेगी, उससे बचाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फंक्शन इसका ये रहेगा कि ये चेक करेगा, चेक द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स। ये जो जंक्शन है ये मटेरियल को अलाउ भी करता है जाने के लिए, सेल्स के बीच में, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मटेरियल ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो उसको भी अलाउ करेगा जंक्शन जो है। उसके बाद दूसरा जंक्शन क्या है, अडेयरिंग जंक्शन। अब इसके नाम से समझ आ रहा है, अडेयरिंग माने चिपकने वाला। ठीक है, अच्छा देखिए क्या है, फैसिलिटेट द सीमेंटिंग प्रोसेस, फैसिलिटेट द सीमेंटिंग प्रोसेस। ये वाला जंक्शन जो है सेल्स के बीच में, ये वाला जंक्शन क्या है कि मतलब, अब आप ये मत कहिएगा, मतलब ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि सेल्स में, मतलब सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप के जंक्शन मिल रहे हैं। अब बहुत सारे सेल्स हैं एक साथ, बहुत सारे सेल्स एक साथ, तो कुछ सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन होगा, कुछ सेल्स के बीच में अडेयरिंग जंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा तो क्या है अडेयरिंग जंक्शन, फैसिलिटेट द सीमेंटिंग प्रोसेस सो एज टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ठीक, अच्छा अब उसके बाद अगला वाला कौन सा है, डेस्मोसम जंक्शंस। अब इसमें क्या है, दीज आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग जंक्शंस। डेस्मोसम्स में क्या है, दीज आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग जंक्शंस, दे सर्व एंकरिंग फंक्शंस, दे सर्व एंकरिंग फंक्शन। ठीक है, एंकर क्या होता है आपको बता दूं, जैसे जहाज होता है ना, जब जहाज, तो जहाज में एक एंकर, एक वो डालते हैं भारी भरकम, जब उसको जहाज को जब रोकना होता है कहीं पर, तो उसमें एक उनके पास एक बहुत भारी लोहे का एक चैन से बंधा हुआ एक एंकर होता है, उस एंकर को पानी में डाल देते हैं, तो उससे क्या रहता है कि जहाज जो है उस जगह पर होल्ड कर रहेगा, वहां पर रुका रहेगा। ठीक है, जब उन्हें जहाज को चलाना होता है तो मशीन से पहले उसको उठाया जाता है। ठीक है, उस एंकर को ऊपर लेके आते हैं, तो एंकर का मतलब क्या हुआ, टिका के रखने वाला। ठीक है, तो ये क्या, कौन, ये वाले फंक्शन, ये जो डेस्मोशन है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एंकरिंग फंक्शन करेंगे। ठीक है, एंकरिंग फंक्शंस। लास्ट है गैप जंक्शंस, फोर्थ वन इज गैप जंक्शंस। अब गैप जंक्शंस में क्या है, देखिए, दे आर फाइन हाइड्रोफिलिक चैनल्स, they are fine hydrophilic channels between adjacent cells, they are fine hydrophilic channel between adjacent cells formed with the help of protein cylinders। उस प्रोटीन का भी नाम लिख देता हूं मैं, formed with the help of protein cylinders called connexin। इस प्रोटीन का नाम है connexin। यानी कि गैप जंक्शन में जो प्रोटीन चैनल्स हैं, प्रोटीन चैनल्स एक्चुअली में उनका काम यही होता है प्रोटीन चैनल्स का, कि सामान को यहां से वहां आदान प्रदान करवाना। क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो, कुछ सामान का मतलब यहां पर कोई वैसा लगेज से नहीं है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो सब्सटेंसेस जनरली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, तो वहां पर कुछ चैनल्स की स्पेशल जरूरत होती है, तो वहां पर कुछ प्रोटीन चैनल्स है, जैसे कि कनेक्सिन प्रोटीन के चैनल्स है, तो ये क्या करेंगे, सब्सटेंस को इजीली ट्रांसपोर्ट करा देते हैं मेम्ब्रेन से इधर से उधर। ठीक है, ये एक तरीके का गेट का काम करते हैं, जैसे गेट होता है, दरवाजा होता है, आप दरवाजे पे लटक जाइए और उधर झूल जाइए, बीच में गैप है सपोज करते हैं,
आप गैप है, आप गैप से कूद नहीं पा रहे, मगर इधर की तरफ दरवाजा है तो आप उस पर लटक जाओ और उधर चले जाओ तो आप उधर पहुंच जाओ। अब आपको फिर वापस आना है तो बीच में गैप है, अब आप आ नहीं पा रहे गैप, ठीक है, तो आप दरवाजे के उधर फिर लटक जाओ और धक्का दो, दरवाजे के इधर आ जाओ। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कनेक्शन, ये प्रोटीन चैनल्स, ठीक है, ये मतलब ये प्रोटीन का नाम है और ये जो गैप जंक्शन है इनमें क्या मौजूद है, प्रोटीन चैनल मौजूद है। अच्छा जी, अब क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या रहने वाला है, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, केमिकल सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है, ये इनका फंक्शन रहने वाला है। ये वाला गैप जंक्शन का फंक्शन क्या रहेगा, केमिकल सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करना। दे हेल्प इन केमिकल एक्सचेंज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। और इनका जो दूसरा नाम है, ठीक है, वो इनको क्यों पड़ा ये नाम, क्योंकि इस सामान को यहां से वहां आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका जो दूसरा नाम पड़ा है वो, इनका जो नेम है वो है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ये इनका अनदर नेम है, ठीक है। और करके, क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सामान को यहां से वहां, वहां से यहां। जैसे फोन क्या होता है, दो इधर, एक देश इधर रहने वाला व्यक्ति, एक इधर रहने वाला व्यक्ति, दो अलग अलग देशों में रहता है, तो आपस में कौन बातचीत कराता है, फोन, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ के रखता है, ठीक है, आदान प्रदान करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, वैसे ये भी करता है गैप जंक्शन, ठीक है। इसमें इनकी हेल्प कौन कर रहे हैं, प्रोटीन चैनल्स। वो किस प्रोटीन के बने हैं, कोलेजन नाम के प्रोटीन के बने, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स एपिथेलियल टिश्यूज के और उनके बीच में मौजूद जंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे।